बक्सर में व्यवसायी के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,67,000 रुपए बरामद। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। तेज बारिश की आशंका जताते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों को किया अलर्ट। नमस्कार, आप देखें डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी अगली रणनीति बना ली है। इसके तहत प्रधानमंत्री ने कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाली इस बैठक के लिए दलों से संपर्क साधा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य करने और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने का मन बना चुकी है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि नए कश्मीर के लिए पीएम का फ्यूचर प्लान बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा करेंगे। अब तक 9 पार्टियों से बात हुई है, जबकि प्रदेश के 16 दलों से संपर्क अभी साधा जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बैठक को लेकर फोन कॉल पर आने की बात तो कही है, लेकिन पीडीपी कह रही है कि मीटिंग के लिए औपचारिक न्योता नहीं मिला है। तो 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर को लेकर यह बैठक भी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि 24 जून को इस सर्वदलीय बैठक के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस बैठक में जाने के लिए अपनी बात कही है। हालांकि पीडीपी की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि उन्हें कोई औपचारिक न्योता इस बैठक का नहीं दिया गया। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि 24 जून को पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां के हालातों को लेकर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। लोजपा 2 धड़ों में बंट चुकी है। चाचा भतीजे के बीच पार्टी पर वर्चस्व के लिए जारी खींचतान के बीच अब चिराग पासवान सड़कों पर उतरकर भी संघर्ष करने के मूड में है। सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रहा है कि एलजेपी में बगावत के बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन 5 जुलाई से संघर्ष यात्रा पर निकलेंगे। सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान बिहार में रामविलास पासवान की संसदीय सीट रहे लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हाजीपुर से इस समय रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस सांसद हैं। तो बता दें आपको कि बात सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान हाजीपुर, यानी कि जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पूर्व लोकसभा क्षेत्र रहा है, उनके इलाके से ये संघर्ष यात्रा की शुरुआत वो करेंगे। और ये खबरें सामने आ रही है कि चिराग 5 जुलाई यानी कि रामविलास पासवान के जन्मदिन के अवसर पर इस संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे और लोजपा जो अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है, उसको लेकर संघर्ष की लड़ाई करेंगे चिराग पासवान। बता दें संघर्ष यात्रा के लिए चिराग पासवान के निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि चिराग इस वक्त दिल्ली में है, हालांकि उनके बिहार आने की संभावना अब तेज हो गई है। और आपको बता दें कि लोकसभा क्षेत्र जो कि रामविलास पासवान का रहा है हाजीपुर, जहां से वो इस संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी खबरों के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वहां से सांसद उन्हीं के चाचा पशुपति पारस हैं। तो बता दें कि लोजपा में चाचा भतीजे की सियासी जंग के बीच अब चिराग पासवान बिहार आने के मूड में है और बिहार आते के साथ 5 जुलाई यानी कि जिस दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का जन्मदिन है, उस दिन हाजीपुर से वो अपनी संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस बारे में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और ये दावा भी किया जा रहा है कि चिराग बिहार आएंगे और हाजीपुर से वो अपनी संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान जो 2 गुटे बटे हैं लोजपा के, उस बीच में वो बात करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक। संघर्ष यात्रा की बात सामने आ रही है, अब चिराग पासवान भी बिहार आने के मूड में है और बिहार आते के साथ वो हाजीपुर जाएंगे और वहां से संघर्ष यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, संघर्ष यात्रा की बात सामने आ रही है और इसके 2 मजबूत कारण है क्यों चिराग पासवान बिहार में संघर्ष यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी वजह वो है कि चिराग पासवान के करीबी नेताओं से हमारी बात हुई है। खुलकर कहने से वो बचते रहे हैं, लेकिन इसके संकेत उन्होंने दिए हैं। इतना जरूर उन्होंने खुलकर कहा है कि अब ये लड़ाई बिहार की पिच पर ही खेली जाएगी, ये खेल बिहार की पिच पर ही खेला जाएगा। जो दूसरी महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि आपने देखा था
कि जब चिराग पासवान के होर्डिंग के ऊपर पशुपति कुमार पारस गुट की तरफ से पशुपति कुमार पारस का बैनर और पोस्टर लगा दिया गया था, तो उसमें रामविलास पासवान की तस्वीर थी। बार बार रामविलास पासवान का नाम लेते रहे हैं पशुपति कुमार पारस, और वे कहते रहे हैं कि पासवान जी जब होते तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। जो चिराग पासवान ने जिस तरीके से फैसला लिया, तो रामविलास पासवान के नाम को भुनाने की कोशिश, रामविलास पासवान, बिल्कुल, अगर रामविलास पासवान होते, और वो खुद कह रहे हैं रामविलास पासवान होते, तो क्या वो ये भी चाहते कि लोजपा में 2 गुट हो जाए? वो भी तो ऐसा नहीं चाहते। रामविलास पासवान के नाम को, उनके चेहरे को भुनाने की कोशिश जिस तरीके से करते रहे हैं पशुपति कुमार पारस, या फिर कर रहे हैं, चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस से इस चाल का जवाब देना चाहते हैं। चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि रामविलास पासवान की विरासत उनके पास है, वो रामविलास पासवान के वारिस हैं, और उनके नाम का, रामविलास पासवान के नाम का, उनके चेहरे का फायदा चाचा पशुपति कुमार पारस या फिर पशुपति कुमार पारस के गुट को न मिले, इसलिए चिराग पासवान इस यात्रा पर निकल सकते हैं, और ये यात्रा रामविलास पासवान की जयंती के दिन शुरू हो सकती है। ऐसी खबर हमारे पास है अंदर खाने से। हालांकि जब हमारी चिराग पासवान के करीबी नेताओं से बात होती है, तो वो ये भी कहते हैं कि देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अंदर खाने से जानकारी यही है कि रामविलास पासवान की जयंती के दिन से चिराग पासवान न सिर्फ पशुपति कुमार पारस के खिलाफ, बल्कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक बार फिर, बिल्कुल जेडीयू के खिलाफ भी वो दावा बोलेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, अगर बात की जाए तो अभी पशुपति पारस हाल में बिहार आए, वहां पर सारी बातें हुई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह भी कहा कि जब भतीजा ही तानाशाह हो जाए तो चाचा क्या करे। और उसके बाद अब चिराग पासवान, दिल्ली में भी उन्होंने बैठक बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, वहां पर बैठक बुलाई गई है, और अब चिराग बिहार आने की बात कह रहे हैं, और उन्होंने जल्द कहा कि मैं जल्द से जल्द बिहार आऊंगा, और उसके बाद आने के बाद संघर्ष यात्रा, ये कुछ और ही बयां कर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, आप 3 दिन पहले की तस्वीर याद कीजिए और मौजूदा वक्त की तस्वीर याद कीजिए। 3 दिन पहले तस्वीर यह थी कि पहले जो पशुपति कुमार पारस गुट के नेता हैं, महबूब अली कैसर हैं, दूसरे नेता हैं, वो दिल्ली से पटना पहुंचते हैं, पीछे से पशुपति कुमार पारस भी पटना पहुंचते हैं, खूब गहमागहमी होती है। एक पूरा दिन पशुपति कुमार पारस पटना स्थित लोजपा दफ्तर में गुजारते हैं। अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऐलान होता है, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है पशुपति कुमार पारस के खेमे में। पशुपति कुमार पारस दिल्ली चले गए हैं, जो उनके गुट के जो दूसरे नेता हैं उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। पशुपति कुमार पारस गुट के एक सांसद हैं प्रिंस राज, वो गायब हैं, वो कहां है पता नहीं है। पशुपति कुमार पारस खुद साइलेंट मोड में है, तो चिराग पासवान ने पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। और आज जो दिल्ली में बैठक चल रही है चिराग पासवान की, उस मीटिंग से जो तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीर ये बताती है कि चिराग पासवान अगर ये दावा करते रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बहुमत है, तो इस बैठक की तस्वीरों से वो दिखा भी है। वर्चुअल मोड में यह बैठक हो रही है, लेकिन बावजूद इसके चिराग पासवान की पार्टी के, चिराग पासवान के गुट के ज्यादातर बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि देखा जाए, बिल्कुल, हालांकि देखा जाए तो बिहार में अभी भी लोजपा के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो अभी चिराग के समर्थन में है, और ये भी ज्यादा से ज्यादा नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, जिस तरीके से पशुपति पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अपने नाम किया है, ये असंवैधानिक है, और लगातार वो चिराग का ही कहीं ना कहीं साथ दे रहे हो। तो अगर ऐसे में चिराग बिहार आते हैं तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के लिए भी बहुत पेचीदा वाली बात हो सकती है। पशुपति कुमार पारस के लिए मुश्किल होगी जब चिराग पासवान बिहार आएंगे। और देखिए, एक ऑडियो सामने आया था, ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते। एक अनुशासित दायरे में रहकर हम काम करते हैं, हमारा अपना अधिकार क्षेत्र है जिसको हम बखूबी समझते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑडियो सही है या गलत है, वो जांच का विषय है। लेकिन हमने उस ऑडियो के सामने आने से पहले ये खबर दिखाई थी दर्शकों को कि चिराग पासवान एक एक नेता को, प्रखंड स्तर के नेता हो, राज्य स्तर के नेता हो, प्रदेश स्तर के नेता हो, जिले स्तर के नेता हो, उनको फोन कर रहे हैं। इस ऑडियो के लीक होने से पहले ही वो खबर हमने आपको दिखाई थी। हमने बाकायदा नाम लिया था, अमर आजाद हैं, उनको फोन आया जिस दिन ये पूरा बवाल हुआ। पशुपति कुमार पारस जब पटना पहुंचे, उसके पहले जिला अध्यक्ष हैं बक्सर से अखिलेश सिंह, उनको फोन किया चिराग पासवान ने। तो ऐसे तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को वो लगातार फोन कर रहे हैं, और चिराग पासवान बिहार आने से पहले, पटना आने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि उनके पक्ष में कुनबा कितना मजबूत है, और उनका कुनबा जो है वो किस तरह से पशुपति कुमार पारस
के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता जी। है, उनको मात दे सकता है। तो फिलहाल पलड़ा भारी है और पशुपति कुमार पारस के कुनबे में जो सन्नाटा है, पशुपति कुमार पारस के खेमे में जो बेचैनी है, वो इस बात को और पुख्ता बनाती है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ गए हैं। कम से कम इस मामले में 5 सांसद भले ही पशुपति कुमार पारस के पास हों, लेकिन 5 सांसदों से पार्टी पशुपति कुमार पारस की हो जाएगी। पशुपति कुमार पारस पार्टी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, अगर देखें तो प्रिंस राज उस वक्त भी नदारद रहे जब बैठक बुलाई गई दिल्ली में, उस वक्त भी वो नदारद रहे। पटना जब आए पशुपति पारस, उस वक्त भी प्रिंस राज नदारद रहे। और अब जब चिराग बिहार आने वाले हैं तो उस वक्त ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रिंस राज उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि उनका समर्थन कहीं ना कहीं, उनका जो रुझान है वो चिराग के साथ ही है। देखिए, प्रिंस राज किन वजहों से नदारत हैं, हालांकि आप जानते हैं प्रिंस राज को लेकर एक दूसरा मामला चल रहा है, उन पर यौन शोषण के भी आरोप हैं दिल्ली में। तो उस वजह से वो नहीं सामने आ पा रहे हैं, या और कौन सी वजह है यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्या उनको मनाने की कवायद चल रही है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, यह भी सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पशुपति कुमार पारस का पलड़ा हल्का होता दिखता है, पशुपति कुमार पारस इस पूरे खेल में मात खाते दिखते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग से फैसला सामने आना है। चुनाव आयोग चले गए हैं चिराग पासवान, लोकसभा अध्यक्ष के पास चले गए हैं, से मुलाकात हुई उनकी। हाँ, तो अगर उनका फैसला उनके पक्ष में नहीं आया, पशुपति कुमार पारस के पक्ष में नहीं आया, तो जाहिर तौर पर यह भी देखना होगा कि जो पारस गुट के साथ चले गए हैं जो नेता, क्या उनकी वापसी चिराग गुट में हो सकती है क्या, यह भी देखने की जरूरत है। क्योंकि बहुत कड़वाहट नहीं है सूरजभान सिंह में और चिराग पासवान के बीच अब भी, और बहुत कड़वाहट नहीं है प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच अब भी। अगर चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं और अगर प्रिंस राज दोनों को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, हालांकि हम ये नहीं करें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने जा रहा है, तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, तस्वीर धुंधली है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो पशुपति कुमार पारस की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि दल बदल कानून के खिलाफ उनको लेकर कार्रवाई भी हो सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि संघर्ष यात्रा निकालने की बात सामने आ रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि चिराग पासवान हाजीपुर आएंगे और अपने पिता के संसदीय क्षेत्र से वो संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोजपा में चाचा भतीजे की सियासी जंग भले ही थमती नहीं दिख रही, मगर इस लड़ाई में चिराग पासवान को दलित समाज का खुलेआम समर्थन मिल रहा है। खासकर मोकामा ब्लॉक का दलित समाज चिराग के पक्ष में है। इस ब्लॉक के दलित बहुल मोड़ गांव में पशुपति पारस के खिलाफ लोगों में भारी क्षोभ कायम है। दलित समाज के लोगों का मानना है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने पारिवारिक सदस्यों को सियासी पहचान दिलाई। आज चाचा पशुपति पारस के चिराग के साथ छिड़ी सियासी जंग में स्वार्थ की बू आ रही है। औरंगाबाद में रफीगंज से लोजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पार्टी तोड़ने और पार्टी का साथ छोड़ने वाले विधायकों को गद्दार कहते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद से रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की, उनके सपनों को चकनाचूर किया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत अरमान के साथ रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना किया था और उसके स्थापना काल से बिहार वासियों के लिए, न सिर्फ बिहार वासी बल्कि पूरे देशवासियों के लिए जो सपना उन्होंने संजोया था, उस सपना को कुचलने का काम किया है ये हमारे 5 सांसदों ने। बढ़ती महंगाई को लेकर जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा महंगाई मार्च निकाला गया, जिसमें जाप के कार्यकर्ताओं ने भैंस पर चढ़कर सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। जाप कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इससे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया का सरकार मुनाफा कमा रही है और एक तरफ गरीब जनता पिस रही है। 100 के पार हो गई है पेट्रोल। इसके खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी लाचार विचार मार्च हम लोग निकाले हैं भैंसों के साथ, कि अब ये भी कह रही है कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि हम बोल नहीं सकती है, सब अपने गले में पाने हुए हैं, महंगाई पर रोक लगाई जाए। नालंदा के नूर सराय में बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय गोरा राम के रूप में की गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। वह इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
थोड़ा गाँव में दूसरे के यहाँ शादी हो रहा था। हाँ तो ये कहे कि सबके खिलाए हमको नहीं दिए, तो हम कहे छोड़िए जो हो गया जी। हाँ तो संजू को जबूर लगे गाड़ी दिए थे और किसी को नहीं। तो हम बोले कि काहे के लिए तुमको जबूर लग गया। तो हमको गमछा से ऐसे खींच लिया, बैठे हुए थे साथ में, गमछा से पीट लिया ऐसे और मारने लगा, तन गया। फिर हम गए बुलाने गए, जब तक राखी देवी को बुलाया, देखा देवी को बुलाया संजू, और वही ला के दिया उसको गोली मार दिया। कहाँ मारा गोली? गोली मारे घर भी। सर खाना पीना के लेके लड़ाई हुआ है। अच्छा हम लोग दुकान के पास बैठे हुए थे, खाना पीना के चक्कर में लड़ाई हुआ है कि खाना क्यों नहीं खिलाया, मतलब शादी ब्याह हुआ तब। किसका? हमारे भाई का हुआ था। अच्छा वही शादी ब्याह में बोला कि खाना क्यों नहीं खिलाया, हम लोग खिलाते हैं, आप लोग नहीं खिलाए। हाँ। इसी को बात को लेके फिर धराधरी लड़ाई हो गया। ठीक, अच्छा तो लड़ाई में क्या हुआ कि उस सीधा जाके एकदम पूरा लड़ाई हो गया ना, तो गया बंदूक। बक्सर पुलिस ने व्यवसाय से हुए लूटकांड का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,67,400 रुपए नगद भी बरामद किया है। 3 हथियार के साथ लूटकांड में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार और पल्सर बाइक को भी जब्त किया गया है। बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का उद्भेदन कर दिया है। तो बक्सर में पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि लाखों रुपए की लूट की गई नगद को भी पुलिस ने बरामद किया है, साथ ही साथ एक कार और बाइक को भी जब्त किया गया। आपको बता दें, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लूट किए गए नगद राशियों को पुलिस ने जब्त किया है। महज 24 घंटे के भीतर लूटकांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप, बक्सर पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है उनके। आपको बता दें कि महज 24 घंटे के भीतर लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया है पुलिस ने और उद्भेदन करते हुए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हथियारबंद अपराधियों के पास से नगद और कार और एक बाइक भी बरामद की गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित बक्सर से जुड़े हैं। सुमित, 24 घंटे के भीतर इस लूटकांड का पर्दाफाश किया गया है और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जी बता दें आपको कि 18 तारीख की रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब ज्योति चौक पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 3 हथियारबंद जो लुटेरे थे उनके द्वारा व्यवसायी से तकरीबन 6.5 लाख रुपए की लूट की गई थी तथा अन्य सामान भी लूट लिए गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो व्यवसायी है उसके सहयोगी जो है सुशील कुमार पांडे, उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की, जिसमें से इस मामले में खुलासा किया गया और अन्य 3 लोगों के भी नाम सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सुशील कुमार पांडे है, विकास कुमार सिंह है, हरे राम सिंह और आयुष कुमार सिंह उर्फ शिवम है जी। तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा इन लोगों से तकरीबन 1,67,400 रुपया बरामद किया गया है। बिल्कुल। और इनके यहाँ से 2 देसी लोडेड कट्टा और एक सिक्सर भी बरामद की गई है। बिल्कुल। उन पर कार्रवाई क्या कुछ भी की गई? क्या उन्हें जेल भेजा गया है? जी बिल्कुल, उन्हें कार्रवाई उन्हें तो अरेस्टिंग गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है और अन्य जो एक की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसके लिए भी पुलिस लगातार अभी छापेमारी कर रही है। बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। मौके से 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ एक की तलाशी अब भी ली जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे, कटिहार में जिला प्रशासन ने सभी धर्म के गुरु के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसके बाद जिला पदाधिकारी ने कहा कि कटिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है क्योंकि लोगों के मन में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर खौफ है, भ्रम है, जिसे दूर करना है और वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करना है। ये आज हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ, हू, पीरामल, सबके साथ हम लोगों ने एक बैठक ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भाग लिया है और हम लोगों ने वैक्सीन क्यों आवश्यक है और सबको लेना चाहिए उसके संबंध में उन लोग को जागरूक भी किया है और उन लोग सबों की जो भ्रांति थी वो हम लोगों ने दूर करने की भी कोशिश की है। और बैठक के बाद ये लग रहा है कि वो लोग सब लोग अपने अपने समुदाय में जाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे वैक्सीनेशन लेने की।
और भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर अब भागलपुर शहरी क्षेत्र स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट टीका दिया जाएगा। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि दुकानदारों और कार्यालयों में कार्य करने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में की जा रही है। जिससे दुकानदार लोग हैं 9 बजे 10 बजे दुकान खुला, शाम को 4 बजे तक वो लोग बंद कर पाते हैं, 4 बजे 5 बजे नहीं, तो उन लोगों को फिर यहाँ टीकाकरण जो है बंद हो जाना हो जाता है, तो 5 बजे बाद जाएंगे कहाँ टीका लेंगे। उसके लिए सुविधा ये हो जाएगी कि अपना काम करने के बाद भी वो जाकर वहाँ वैक्सीन लगा सकते हैं 9 बजे तक। सारा ऑन स्पॉट होगा? हाँ ऑन स्पॉट। अब ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। गोपालगंज में गंडक का पानी कई इलाकों में घुस रहा है। सदर अनुमंडल के सदर प्रखंड, मांझागढ़ प्रखंड, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड में गंडक ने ज्यादा तबाही मचाई है। यह सैकड़ों गांव में गंडक का पानी घुस गया है। लोगों को अपने घरों में कैदियों की तरह रहना पड़ रहा है। से पानी में बानी से राटी गिरा के ऊपर छत पर ये कले से पैमाले बनी सन। तो खाना कहाँ खाते हैं, रहती कहाँ आप लोग? खाना सुखलो पकल खा कर रहता नहीं सन, आवता किन के भुजा सतुआ था वो खा कर रह जाता आदमी, क्या करे। तो हर कमरे में पानी भरा हुआ है, फिर कहाँ रहती हैं आप लोग? सोती कहाँ पर हैं? वो ऊपर कमरे पर तोप के छत पर रहता है, टेंट लगा। नालंदा में लगातार हो रही बारिश से जिले की प्रमुख पंचाने नदी समेत कई नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा खतरा शहरी इलाके के पंचाने नदी में दिखने लगा है, जहां बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण न केवल आसपास के इलाकों में खेतों में लगे फसलों को नुकसान हुआ, बल्कि शहर के कई इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बिहार शरीफ शहर के कई इलाके में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही तेजी से बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, मानसून के आते के साथ ही कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ये नालंदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो बारिश से नदियां भी उफान पर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर इस तरीके से ही बारिश होती रही और अगर प्रशासन ने काम नहीं किया, पानियों को नहीं निकाला गया, जल की निकासी नहीं की गई, तो आने वाले समय में नालंदा के बिहार शरीफ तक पानी पहुंच जाएगा और लोगों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नालंदा से महमूद आलम हमारे साथ जुड़े हैं। महमूद, बारिश का पानी अब कई इलाकों में घुस रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि इसी तरीके से अगर बारिश हुई और प्रशासन ने काम नहीं किया तो आने वाले वक्त में शहर जलमग्न हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार एक हफ्ते के करीब से जो बारिश हो रही है बिहार के कई इलाके में, उससे स्थिति जो है बहुत ही भयावह होती जा रही है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही स्थिति अगर रही और जिला प्रशासन ने किसी तरह का अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो निचले इलाके में बसे लोग जो है उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनको घर बार छोड़कर सड़कों पर आके शरण लेने की जरूरत पड़ जाएगी। जो हालात है अभी किसानों की और जो भी जो हालत, बिल्कुल महमूद, कहा जा रहा है कि फसलों को भी भारी क्षति हुई है और वहां पर नगर निगम के प्रशासन क्या कुछ कर रही है, क्योंकि बारिश लगातार एक हफ्ते से हो रहा, मानसून उन कह सकते प्री मानसून आ गया है, रेड अलर्ट भी जारी किया गया था, तब भी प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया की वजह से जी लोगों का निकलना भी दुश्वार हो गया। कई जगह ऐसे भी हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पोलें उखड़ चुकी है और उससे लोगों को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना। कई दिनों से लाइट की संभावित परेशानी हो रही है और भी कई तरह की समस्या, बारिशें रुक नहीं रही है, अभी भी बारिश हो रही है। बारिशों की वजह से शहरी क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बिल्कुल महमूद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि नालंदा में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जलमग्न हो चुका है और अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो आप खुद कयास लगा सकते हैं कि शहरी इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होना लाजमी हो जाएगी। जिला में तो लगता है 15 दिन से बारिश हो रहा है।
बारिश से इतना जो पंचाने नदी का पानी है घर घर में पहुंचने वाला, हम लोग को फल सब्जी जो होता है, भिंडी हुआ, बैगन, वो क्षति हो गया। और उम्मीद है कि घर के मैंने गांव में भी पानी घुस सकता है। पंचानवे नदी क्या हाल है? ना खतरे से ऊपर मैंने बह रहा है, पंचानवे नदी ऊपर मैंने बह रहा है। मुंगेर के जमालपुर में लगातार हो रही बारिश से बरसाती नदी में पानी भी भर गया है, जिससे रेल पुलिया को भी पानी छूने लगा है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिया पर निर्माण के लिए लगे कार्य एजेंसी को कॉल कर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही जेसीबी को वहां भेजा गया और जेसीबी की मदद से पानी निकालने का रास्ता बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन के बंटवारे को लेकर सगे भाइयों में विवाद हुआ। बात यहां तक बढ़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई को तलवार और चाकू से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।